नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल की, पूंजी की सीमांत दक्षता की। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट कीन्स ने क्यों दिया, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। फिर मैं बात करूंगा कि मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल होता क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, और फिर हम लोग ये बात करेंगे कि मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल को हम किस तरीके से मेजर करते हैं, किस तरीके से एस्टिमेट करते हैं। तो पूरे वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। दिग्विजय इकोनॉमिका को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिग्विजय इकोनॉमिका को सब्सक्राइब करिए, ताकि इकोनॉमिक रिलेटेड सबसे ऑथेंटिक मैटर वीडियो आपको मिल सके। इकोनॉमिक्स का मतलब दिग्विजय इकोनॉमिका। तो दोस्तों, आइए हम बात करते हैं मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल की, पूंजी की सीमांत दक्षता की। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जब वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन आया तो वर्ल्ड डिप्रेशन के कारण क्या थे, इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा था, इसको एक्सप्लेन करने में क्लासिकल फेल हुए। ऐसे में महानायक के रूप में किन्स का उदय हुआ और किन्स ने बताया कि जो व्यापक मंदी है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है एग्रीगेट डिमांड का कम हो जाना। देखिए, किन्सियन सेंस में कहें तो एग्रीगेट डिमांड वर्ल्ड के ग्रेट डिप्रेशन में बिल्कुल कम हो गया था, मांग कम हो गई थी। एग्रीगेट डिमांड के बेसिकली दो कंपोनेंट है दोस्तों, एक कंजम्पशन डिमांड और दूसरा इन्वेस्टमेंट डिमांड। कंजम्पशन डिमांड पूरे डिमांड का 65 से 70% भाग तो होता है, बट एक स्टेबल भाग होता है, इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते नहीं है। एग्रीगेट डिमांड का जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, वो है इन्वेस्टमेंट डिमांड। ये इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गया था वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन में। दोस्तों, इसके पीछे कारण क्या था, क्यों इन्वेस्टमेंट डिमांड कम हो गया था। क्लासिकल अगर आप शास्त्रियों को मानिए तो डिमांड जो है फंक्शन होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। अगर इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटाइए, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। लेकिन किन्स ने पहली बार बताया कि जो इन्वेस्टमेंट है वो दो फैक्टर के ऊपर डिटरमाइंड होता है, एक एमईसी के ऊपर, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल के ऊपर, और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो यहां से आप समझिए कि मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट आया है कि एग्रीगेट डिमांड का जो सेकंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट, उसके डिटर्मिनेंट्स के रूप में किन्स ने मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल की बात की। मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल को बहुत आसान अगर भाषा में आपको समझना है तो इसको आप समझिए कि जब हम किसी कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट से जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होने की अनुमान लगाता है एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसर, तो जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट है उसको आप कहते हैं मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। कुल मिला जुला के मान लीजिए आपके पास कुछ वैकेंट मनी है, आपके पास कुछ पैसे हैं, तो उसके दो यूज हो सकते हैं। या तो आप उसे बैंक में रख दो और उस पर ब्याज लो, और दूसरा आप किसी मशीनरी में, इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट कर दो और उससे आप रिटर्न्स प्राप्त करो। देखिए, जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिटर्न्स है वो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल है, और बैंक में जो आप पैसा डाल के जो उस पर आप रिटर्न्स कमाएंगे, उस पर ब्याज कमाएंगे, वो आपकी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आपको बैंक में पैसा डालने पे 6% मिल रहा है, और अगर आप मशीन में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रैक्टर खरीदते हैं, हार्वेस्टर खरीद लेते हैं, जेसीबी मशीन खरीद लेते हैं, ट्रक खरीद लेते हैं, और उस पर आपको लगता है कि 12% मुझे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, तो ऐसे में आप ट्रक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप जो किसी भी कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि ब्याज से ज्यादा मुझे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो रहा है। तो ऐसे में किन्स ने बिल्कुल साफ कहा कि जो इन्वेस्टमेंट का जो प्राइम डिटर्मिनेंट है वो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल है। एंटरप्रेन्योर को, प्रोड्यूसर को एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट क्या लग रहा है, और ध्यान से समझिए, किन्स का यही मानना था दोस्तों कि महामंदी के समय में जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट है, जो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल है, पूंजी की सीमांत दक्षता है, वो बहुत ही कम हो गई है। इसके पीछे रीजन क्या था, इसके पीछे रीजन ये था कि एंटरप्रेन्योर को, प्रोड्यूसर को लगता था कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारी चीजें सोल्ड आउट नहीं होगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर लोगों के पास पैसा अगर है भी तो उसको बचा के रखना चाहते हैं, सेव करके रखना चाहते हैं, और ऐसे में डिमांड नहीं करेंगे। तो अगर उनको ये लग रहा है कि प्रॉफिट नहीं मिलने वाली है इन्वेस्टमेंट से, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। कुल मिला जुला के किन्स का यह मानना था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप लो करिए तो भी कोई एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसके लिए प्रमुख है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट। अगर उसको लगता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है लेकिन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट मेरी कुछ नहीं है, बहुत कम हो गई है, तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। तो कुल मिला जुला के एग्रीगेट डिमांड का जो कमी का जो मुख्य कारण था अकॉर्डिंग टू किन्स, वो था मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल का कम हो जाना या फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट का डिक्लाइन हो जाना। और ये बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक भी है। अगर आप समझिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूं, और ऐसे में जो आपको
इन्वेस्टमेंट के लिए जो रिसोर्स मिल रहा है अगर वो बहुत महंगा मिले, मान लीजिए कोई 12% पे दे, बैंक आपको 12% पे लोन दे, लेकिन आपको ये लगता है मेरे बिजनेस से बहुत बेनिफिट होने वाला है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बहुत होगी, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा होगी, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखोगे, आप अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट को ध्यान में रखोगे और इन्वेस्टमेंट कर दोगे। तो कुल मिला के ब्याज दर अधिक है फिर भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो क्लासिकल के बिल्कुल अपोजिट है। क्योंकि क्लासिकल तो ये कहते थे ना कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, लेकिन किन्स ने कहा कि एमईसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट है आपकी इन्वेस्टमेंट का। दूसरी, अगर आप समझिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम दे बैंक और आपको लगता है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मेरी बहुत कम हो गई है, मेरी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट बहुत डिक्लाइन हो गई है, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। तो यहां से मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का कांसेप्ट किन्स देते हैं और बताते हैं कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के कम होने से इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और इन्वेस्टमेंट कम होने से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल दोस्तों दो चीजों के ऊपर निर्भर करता है, सप्लाई प्राइस के ऊपर और प्रोस्पेक्टिव यील्ड के ऊपर। सप्लाई प्राइस का मतलब होता है पूर्ति कीमत, पूर्ति कीमत, और पर्सपेक्टिव जो है यील्ड का मतलब है प्रत्याशित जो है उसको क्या, प्रत्याशित रिटर्न्स कितना मिलेगा, प्रत्याशित उसकी आय क्या होगी या प्रत्याशित उसके रिटर्न्स क्या होगा, इसके ऊपर उसको निर्भर करेगा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो आइए दोस्तों अब हम सीखते हैं कि व्हाट इज मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और इसको हम किस तरीके से आंकेंगे, किस तरीके से एस्टिमेट करेंगे। बिल्कुल सरल शब्दों में जैसा कि मैंने बताया कि जब भी हम किसी पूंजी पदार्थ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पर यूनिट इन्वेस्टमेंट से जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट है, जो एक्सपेक्ट करता है एक एंटरप्रेन्योर, एक प्रोड्यूसर, वो जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट है, जो प्रत्याशित लाभ की दर है, वो है पूंजी की सीमांत उत्पादकता या सीमांत दक्षता। एक्चुअली इसको मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का अगर हम हिंदी रूपांतरण करें तो पूंजी की सीमांत दक्षता सही शब्द है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल हो जाएगी, इसलिए इस शब्द से आप बचिएगा और पूंजी की सीमांत दक्षता ही सही शब्द का उपयोग करिएगा। अब यहां पे आप आइए, मान लीजिए बहुत आसान शब्दों में कि मैंने एक ट्रैक्टर खरीद लिया, मैंने एक ट्रैक्टर खरीद लिया और ट्रैक्टर को परचेज करने में मुझे 5 लाख रुपए लगे। इस 5 लाख रुपए को हम कहते हैं सप्लाई प्राइस। देखिए मैंने कहा कि दो चीजों से निर्धारित होती है, एक सप्लाई प्राइस इसको कहेंगे, इसको पूर्ति कीमत कहेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको कहेंगे पूर्ति कीमत। जब भी मैं कोई इन्वेस्टमेंट करता हूं, मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने एक ट्रैक्टर में इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख रुपया, तो ये उसकी सप्लाई प्राइस हो गई। अब वो ट्रैक्टर अगर रहेगा तो वो कई सालों तक हमारे पास रहेगा, वो ईयर 1 में रहेगा, फाइनेंशियल ईयर 2 में, फाइनेंशियल ईयर 3 में, फाइनेंशियल ईयर 4 में, फाइनेंशियल ईयर 5 में, सो ऑन। और प्रत्येक वर्ष हमको एनुअल रिटर्न्स देगा। मान लीजिए 3 लाख दिया, 2 लाख दिया, 6 लाख दिया, 3 लाख दिया, 2 लाख दिया, ऐसे ही। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, ये जो पर्सपेक्टिव यील्ड्स है जो हमको डिफरेंट ईयर्स में मिलेंगे, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू सप्लाई प्राइस के बराबर हो जाए तो वो डिस्काउंट रेट जो कि इसके एक्सपेक्टेड जो रिटर्न्स है, जो आने वाले फ्यूचर स्ट्रीम में है, वो डिस्काउंट रेट जो इसके आने वाले फ्यूचर स्ट्रीम के प्राइस के प्रेजेंट वैल्यू को इसके सप्लाई प्राइस के बराबर बना दे, वो होगी एक्चुअली मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। इसका मतलब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एक रेट होगी या फिर कहीं डिस्काउंट रेट होगी जो किसी मशीन के जो जितने लाइफ स्ट्रीम जो है उसके एनुअल जो आपको रिटर्न्स देगा उसके प्रेजेंट वैल्यू को, उसके वर्तमान मूल्य को इसके सप्लाई प्राइस को बराबर बना दे। इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 8 लाख, ये तो आपको बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर इसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालें कि इन सब की, मान लीजिए कि कई सालों की वैल्यू हो गई 16 लाख रुपए, लेकिन हमको 16 लाख से नहीं मतलब है, क्योंकि 16 लाख तो हमको 6 साल में मिल रहा है, 8 साल में मिल रहा है। इस 16 लाख की प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ये प्रेजेंट वैल्यू, वो डिस्काउंट रेट जो इस प्रेजेंट वैल्यू को एटलीस्ट सप्लाई प्राइस के बराबर बना दे, वो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होगी। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल निकालने के लिए दोस्तों एक फार्मूला हम यूज करते हैं और उस फार्मूला से हम बहुत आसानी से मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को निकाल सकते हैं। वो फार्मूला क्या है, आइए आपके सामने में रखता हूं। मान लीजिए कि सप्लाई प्राइस S है और जो प्रोडक्ट है वो पहले साल में जो रिटर्न्स दे रहा है, मान लीजिए वो R1 रिटर्न्स दे रहा है, R1। दूसरे साल में उसका रिटर्न है R2, तीसरे साल में उसका है R3, चौथे साल में है R4 और ऐसे सोआन Rn। और ये देखिए 1i प्लस 1 प्लस i स्क्वायर प्लस 1 प्लस
आई क्यूब प्लस 1 प्लस आई फोर, ऐसे ही 1 प्लस आई एन। अब देखिए यहां से आप मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के फार्मूले को आते हैं, आकलित करते हैं। सबसे पहले जिस हम पूंजी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी सप्लाई प्राइस को निकालते हैं। जैसे ट्रैक्टर के एग्जांपल में मेरी सप्लाई प्राइस थी 5 लाख रुपए। अब वो ट्रैक्टर पहले साल में कितनी एक्सपेक्टेड रिटर्न्स देगा, वो R1 है। दूसरे साल में, क्योंकि उसकी लाइफ टाइम तो लंबी होगी, दूसरे साल में कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न्स देगा, वो R2 है। तीसरे साल में कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न देगा, वो R3 है। चौथे में R4 है और Rn जितने वर्ष तक रह रहा है। अब इसमें देखिए 1 प्लस I1, यहां पे आप 1 भी लिख सकते हो, 1 प्लस I2 स्क्वायर, 1 प्लस I3 क्यू, ऐसे करिए। इसका मतलब जो यहां पे I है दोस्तों, ये ब्याज नहीं है, ये बेसिकली है मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। ये है आपका मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, मतलब पूंजी की सीमांत दक्षता। अब देखिए पूंजी की सीमांत दक्षता वो रेट ऑफ डिस्काउंट है, यहां से आप बिल्कुल क्लियर समझ पाएंगे, वो रेट ऑफ डिस्काउंट है जो कैपिटल के फ्यूचर स्ट्रीम में जो एक्सपेक्टेड इल्ड्स है, पर्सपेक्टिव इल्ड्स है, उसके प्रेजेंट वैल्यू को इसके सप्लाई प्राइस के बराबर बना दे, वो रेट ऑफ डिस्काउंट ही मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है। और यहां जो ये आई है, जो कि चेंज देखिए नहीं हो रहा है, ये जो है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को डिनोट कर रहा है। और ये जो R1, R2, R3, R4 और Rn का जो हमारा फ्यूचर लाइफ स्ट्रीम है, उसके पर्सपेक्टिव इल्ड्स है, उसके प्रेजेंट वैल्यू को इस 5 लाख के बराबर या सप्लाई प्राइस के बराबर बना देता है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा दूं, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई कैपिटल में मैंने इन्वेस्टमेंट किया और उस कैपिटल की जो सप्लाई प्राइस है, वो सप्लाई प्राइस है मान लीजिए 3,000 रुपए, वो छोटा सा एग्जांपल है, 3,000 रुपए। और मैं ये मान लेता हूं कि वो पहले साल जो है R1 जो है वो दे रहा है 1,100 रुपया, दूसरे साल R2 वो दे रहा है 2,420 रुपया। अब देखिए, अब इस अगर हम फार्मूला को लगाएं तो 3,000 रुपया हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारी सप्लाई प्राइस हो गई। 3,000 क्या हो गई, सप्लाई प्राइस हो गई। R1 जो है वो है 1100 और यहां पे देखिए 1 बाई आई आपका हो गया और प्लस 2,420 डिवाइडेड बाई 1 बाई आई स्क्वायर। अगर हम आई यहां पे अगर आप निकालें और आई देखिए 10% है, तो यहां पे क्या हो गया 3,000 बटा 1,100 डिवाइडेड बाई 1.1, चूंकि आई 10% है तो 1 प्लस 1 होगा और यहां होगा आपका 24/20 1 बाई 1 का स्क्वायर। अब ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका 1,000 और प्लस 2,000। अब देखिए इसका मतलब जो सप्लाई प्राइस है ये देखिए 3,000 के बराबर हो गया। तो यहां पे जो मार्जिनल एफिशिएंसी है वो रेट ऑफ डिस्काउंट है जो पर्सपेक्टिव इल्ड्स के प्रेजेंट वैल्यू को इसके सप्लाई प्राइस के बराबर बना दे रहा है। मतलब जो 3,000 रुपए सप्लाई प्राइस था उसके बराबर बना दे रहा है, वो रेट ऑफ डिस्काउंट है। तो कुल मिला के अगर आपसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बड़े आसान शब्दों में जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है वो एक्स्ट्रा यूनिट से, क्योंकि नाम देखिए मार्जिनल है, सीमांत, तो इसका मतलब है जो इंक्रीमेंटल यूनिट होगा, एक्स्ट्रा यूनिट होगा, उससे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट क्या होगा। मतलब ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट है पर यूनिट इन्वेस्टमेंट की जो हम कैपिटल में करते हैं। और बिल्कुल क्लियर समझिए कि इन्वेस्टमेंट मुख्यतः इसी के द्वारा डिटरमाइंड होगा। अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम हो रही है इकोनॉमी में, तो ऐसे में बिल्कुल समझेगा एंटरप्रेन्योर कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट डिक्लाइन हो रहा है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हाई है तो ऐसे में बिल्कुल एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि हमारे प्रोडक्ट की इकोनॉमी में डिमांड बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रेट बहुत ज्यादा है। तो किन्स का जो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि ट्रेड साइकिल्स को, बूम्स को, रिसेशन को डिफाइन करने में बड़ा कारगर साबित हुआ। बहुत हद तक एक एंटरप्रेन्योर, एक प्रोड्यूसर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को ध्यान में रखकर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है। जब उसको लगता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अधिक है तो इन्वेस्टमेंट करेगा। ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या प्रिवेल कर रही है उसके लिए सेकेंडरी होगा, प्राइमरी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल को ध्यान में रखेगा। तो दोस्तों ये रहा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट, और आप बिल्कुल समझ पाए होंगे कि वो रेट ऑफ डिस्काउंट है जो कि पूंजी जो संपत्ति है उसके डिफरेंट ईयर की लाइफ स्ट्रीम के प्रेजेंट वैल्यू को, पर्सपेक्टिव इल्ड्स के प्रेजेंट वैल्यू को उसके सप्लाई प्राइस के बराबर बना देता है। तो बस पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ दिग्विजय इकोनॉमिका को देखते रहिए। अपना पूरा का पूरा मन स्टडी में लगाइए,
समय को रिस्पेक्ट करिए, समय आपको बहुत रिस्पेक्ट करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।